नमस्ते जी, जय हिंद जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या मैं आप लोगों को सही ढंग से दिखाई दे रहा हूं? बढ़िया हो, एकदम मस्त। चलो बहुत बढ़िया। सर मुझे स्कूल भी जाना होता है तो फिर मैं क्या करूं? बेटे अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी, है ना? तो जो बाकी की क्लासेस है रिकॉर्डेड, उनको चेक आप देख लीजिए अगर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया है। आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है बच्चे। आप पेड कोर्स के अंदर हो, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। तो आप कोई बुक वगैरह परचेज ना करें, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपके पास होनी चाहिए। तो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लेना बच्चा। ला 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 ला। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। शाबाश। तो कल हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, है ना? लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था? मॉडुलस फंक्शन, उसकी रेंज, उसके डोमेन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। सबसे पहले तो आप लोग जो है मुझे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। शाबाश। पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। शाबाश, फटाफट। फटाफट आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे। फटाफट बताइए जी। शाबाश। हाँ जी। क्या हो गया? आवाज भाई इतनी तेज तो आवाज आ रही है यार, क्या कह रहा है? आवाज कम आ रही है? कैसी बात कर रहा है सर? क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब इसकी रेंज पूछी थी, तो इसकी रेंज हो गई सर 4 से इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, शानदार। सबसे पहले अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा जी। सबसे पहले आप रेंज लिखिए और रेंज लिख के फिर आप आंसर निकालिए क्या पूछा है, और जो चीज पूछी है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। शाबाश। सेकंड, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो सर इस फंक्शन की जो रेंज है वो रहेगी माइनस इंफाइनाइट से -5 क्लोज इंटरवल। सही है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आगे नेगेटिव आए तो माइनस इंफाइनाइट से स्टार्ट होगा। मैंने लिखा था यहां जो मिनिमम वैल्यू होती है और यहां मैक्सिमम। इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया जी, एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो पहले मैं इस फंक्शन की क्या निकाल लेता हूं? रेंज निकाल लेता हूं, और इसकी रेंज होगी माइनस इंफाइनाइट से -5। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हमसे पूछी है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गई सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू मेरे दोस्त? -5। सेट है मामला? हाँ जी, एकदम क्लियर है बातचीत? कोई दिक्कत परेशानी? कल की क्लास में पूरा कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब वन बाय वन करके जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ये आपका फंक्शन आपको गिवन है जी। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं है? शाबाश, मुझे बताइए सर। एक बार रेंज निकाल के बता दो बेटे। प्रियांशु, बच्चे कल की क्लास में मैंने सारे पॉइंट आपको बताए थे, हैं? अगर एक चीज सोच के देखो, क्योंकि हर बार अगर मैं सारी चीजें बार बार रिपीट करता रहूंगा, जैसे पिछले लेक्चर में जो चीज मैंने आपको बताई थी बच्चे, आपने लेक्चर भी देखा होगा, उसको बार बार रिवाइज करने का काम तो आपका है ना मेरे दोस्त। क्योंकि अभी देखो 4 महीने हैं हमारे पास और पहला चैप्टर है। अगर मैं हर बार पीछे की सारी चीजें रिपीट करूंगा फिर सिलेबस कैसे होगा हमारा, है ना? एक चीज समझ के देखो। अगर आप ये है कि कल की क्लास आपने नहीं ली और सीधा डायरेक्ट आप सेकंड क्लास में आ गए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना मेरे दोस्त? तो प्लीज आप अपना रिविजन जरूर करके आए। हाँ जी, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो सर मॉडुलस के आगे पॉजिटिव आया तो आपने बताया हुआ है, उस केस में जो रेंज है वो हमारी के से, के कितना है हमारे पास? -3, तो के से इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, रेंज का मतलब हो गया फंक्शन की वैल्यू, समझ रहे हो? रेंज का मतलब क्या हो गया? रेंज का मतलब हो गया फंक्शन की वैल्यू।
इस फंक्शन की जो रेंज है वो आपकी ये रहने वाली है। मतलब आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, वैल्यू जो देगा आपका फंक्शन, वैल्यू जो देगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -3 ऐसी वैल्यू देगा। मतलब रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू या तो -3 होगी या -3 से बड़ी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मुझे बताओ क्या फंक्शन की वैल्यू -2 हो सकती है? जरा इसको देखते हुए मुझे बताना कि fx की वैल्यू -2 हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या fx इज इक्वल टू -2 उसकी रेंज में आएगा कि नहीं आएगा? शाबाश। क्या आपका उसकी रेंज में -2 आएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पॉसिबल है कि नहीं है? सर बिल्कुल, फंक्शन की वैल्यू -2 पॉसिबल है क्योंकि उसकी रेंज में -2 आता है, तो इसकी वैल्यू -2 जो है वो पॉसिबल है। तो जब आप fx को -2 के इक्वल रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट, क्या फंक्शन की वैल्यू -10 पॉसिबल है? क्या फंक्शन की वैल्यू -10 पॉसिबल है? क्या -10 इसकी रेंज में आता है? सर फंक्शन की वैल्यू -10 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि -10 इसकी रेंज में नहीं आता। fx की वैल्यू -10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी रेंज में वो नहीं आएगा, तो हैज नो सॉल्यूशन। तो इसने तो सही कहा ना कि सॉल्यूशन नहीं होगा, तो बिल्कुल सही, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी, सॉल्यूशन नहीं होगा। चलो पता चल गया। अब फोर्थ की बारी, ये कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज -3। मैंने बोला ये होती है मिनिमम, ये होती है मिनिमम, ये होती है मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम वैल्यू -3 है? नहीं सर, मिनिमम वैल्यू -3 है। गलत हो गया जी, मिनिमम वैल्यू -3 सही है जी। अटेन द मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें 4 पुट करके देखो क्या आंसर आएगा, -3। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो -3 आ रही है, किस पॉइंट पे आएगी? 4 पे आएगी। सही है जी, सारी स्टेटमेंट सही है जी, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। सर आपके पास मैथ की पीडीएफ है? बेटे क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो यार? गुरदीप मेरे दोस्त, पेड कोर्स में हो आप, और जब आप पेड कोर्स के अंदर हो आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। 300 क्वेश्चन एक डीपीपी में, एक डीपीपी में कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन मिल जाए, है ना। सही है। fx इज इक्वल टू -10 नहीं हो सकता, fx की वैल्यू -10 इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहां पे भी तो लिखा हुआ है नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन। सही तो बोल रहा है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट राइटिंग डालो बच्चे, ध्यान से समझना। आप सभी का जो ध्यान है वो बोर्ड पे होना चाहिए, आप सभी का जो ध्यान है वो बोर्ड पे होना चाहिए। फटाफट जरा ध्यान पे रखना बेटे, क्लास के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी सिग्नम फंक्शन। कॉपी पेन वगैरह साइड में छोड़ दो, ध्यान सिर्फ बोर्ड पे। fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये जो पूरा फंक्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पूरे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, इस पूरे फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ये जो पूरा फंक्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पूरे को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि fx जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x के इक्वल है, बेटे ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन नहीं है। याद रखना, सिग्नम फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 देता है, सिग्नम फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 देता है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं कि आपका जो फंक्शन है वो mod x अपॉन x है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सिग्नम फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि fx जो है वो मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और वैल्यू 0 पे 0 देगा, ये जो फंक्शन है इसको सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि दिमाग में हमारे पास क्या होता है कि दिमाग में होता है कि सर मोड x अपॉन x सिग्नम फंक्शन होता है। नहीं बच्चे, याद रखना, मोड x अपॉन x सिग्नम नहीं होता। सिग्नम की वैल्यू 0 पे डिफाइंड, 0 पे वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपको ये बोलूं, ध्यान से, मैं इसमें 2-3 पॉइंट लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ओके, पहले आप मेरी एक बात बताना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो 1 के अलावा तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, हाँ या ना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सर 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है ना, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखो, पहले इतने हिस्से को देखना है। इसने कहा कि x 0 नहीं हो सकता, इसने कहा कि x 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा, है?
ठीक है, यहां पे देखिए प्लीज, अगर मैं कहूं कि x 0 नहीं है तो आप कहेंगे सर या तो वो 0 से बड़ा है या वो 0 से क्या है, छोटा है। एक बात बताओ, जब x 0 से बड़ा होगा तो फिर मोड x को क्या लिखोगे, x लिखोगे, कल बताया था ना। जब x 0 से बड़ा होगा तो मोड x को क्या लिखोगे, x। तो फिर x डिवाइड बाय x कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, जब x 0 से छोटा होगा तो मोड x को क्या लिखोगे, -x। फिर -x डिवाइड बाय x क्या हो जाएगा, -1। और इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0। इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0। तो अब समझने वाली चीज क्या है कि जब सिग्नम फंक्शन की बात करेंगे तो सिग्नम फंक्शन हमेशा 0 से बड़े पॉइंट पे आंसर 1 देता है, सिग्नम फंक्शन हमेशा 0 से छोटे पे आंसर -1 देता है, और सिग्नम फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 देता है, ये याद रखना। सिग्नम फंक्शन 0 पे वैल्यू 0 देता है, ये याद रखना। सिग्नम फंक्शन 0 पे डिफाइंड होता है। ये जो मैंने लिखा इसको सिग्नम फंक्शन बोलेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो इसकी वैल्यू 0 पे बताओ कितनी आएगी। अरे रुक जा भाई विवेक, रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए, मुझे दूसरा तरीका तो अपनाने दे। अब तेरे को रिपीट करना है ना, मुझे बता इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, बताओ जरा, इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी। नोट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। 0 पे ये डिफाइंड नहीं होता क्योंकि 0/0 फॉर्म बनेगी, 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, तो ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। जबकि सिग्नम फंक्शन 0 पे डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 आती है, ये याद रखना। 0 पे वैल्यू इसकी क्या आती है, 0 आती है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना मेरे दोस्त, ये पूरा सिग्नम है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये और ये क्या दोनों चीज सेम है, मुझे बताओ। ये और ये क्या दोनों चीज सेम है, हाँ जी। ये और ये जो पूरा, ये और ये क्या दोनों चीज सेम है, हाँ या ना में बताओ पहले तो मुझे, क्या दोनों चीज सेम है, दोनों तो डिफरेंट है ना। इस पूरे का इतना पार्ट है, ये पूरा पार्ट नहीं है, पूरा सिग्नम होता है। आधा पार्ट ले लिया तो सिग्नम नहीं है, इसने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिया। ऊपर वाला हिस्सा लेने पर सिग्नम नहीं बनता। ऊपर वाला और 0 पे 0 अगर ये दोनों ऐड कर दें तब सिग्नम बनता है, तब सिग्नम फंक्शन बनता है मेरे दोस्त। समझ में आई बात। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो सिग्नम नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 आएगी तब भी सिग्नम नहीं है। बट अगर मैं लिख दूं कि फंक्शन मॉडुलस ऑफ x डिवाइड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, अब दोनों सेम है। अब दोनों क्या है, सेम। कि नॉट इक्वल टू 0 पे ये कंसीडर करना है, इक्वल टू 0 पे 0 कंसीडर करना है। अब दोनों सेम बने, अब ये और ये सेम है, मतलब सिग्नम फंक्शन है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, यहां ये पूरा लिखा हुआ मिले कि नॉट इक्वल टू 0 पे ये लिखा हुआ मिले, 0 पे ये लिखा हुआ मिले, तब वो सिग्नम फंक्शन होगा, तब वो सिग्नम फंक्शन होगा। अगर मैं इतना छुपा लूं तो सिग्नम नहीं है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, सिग्नम फंक्शन की डोमेन की बात करें तो बेटा इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। अगर रेंज की बात करें तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी या 0 आएगी। इसके अलावा कभी भी सिग्नम फंक्शन का कोई और आंसर नहीं आता। इसके अलावा सिग्नम फंक्शन का कभी कोई और आंसर नहीं आता, यह ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कभी और आंसर नहीं आता। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी या 0 आएगी। इसके अलावा कभी और कोई तीसरा आंसर नहीं आता है ना। अब देखो एक चीज और लिखता हूं मैं, ध्यान से समझो। अगर मैंने, याद रखना, अगर सीधा इतना लिखा हुआ है mod x अपॉन x, इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन r-0 होती है। इसमें x को 0 नहीं पुट कर सकते हैं आप। और इस फंक्शन की जो रेंज है वो 1, -1 होती है। इसकी रेंज में 0 नहीं आता, जबकि सिग्नम की रेंज में 0 आता है, जबकि सिग्नम की रेंज में 0 आता है। यह चीज ध्यान रखना क्या, कि ये जो पूरा लिखा गया है ये सिग्नम फंक्शन है, अगर इतना लिखा गया है तो सिग्नम फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। एक इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन भी बनता है रेंज के अंदर, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी बनता है। देखो mod x अपॉन x, इसकी वैल्यू तो या तो 1 आती है या -1 आती है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आती। नॉट इक्वल टू 0 पे ये है, और अब मैंने बोल दिया कि 0 पे वैल्यू 2 है। क्या ये सिग्नम फंक्शन है, क्या ये सिग्नम फंक्शन है? भाई ग्राफ ग्रुप रहने दे बेटे धीरज, मैं नहीं बताऊंगा, ना ही मैं बताता हूं ना ही मैं बताऊंगा, कोई यूज नहीं है। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये सिग्नम फंक्शन है कि नहीं है?
क्या ये सिग्नम फंक्शन है या नहीं है, पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताओ। नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर 0 पे वैल्यू 2 दे रखी है, 0 पे वैल्यू 2 दे रखी है, जबकि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होती है। क्या होती है? 0 पे 0 होती है। अच्छा, इसकी रेंज में क्या आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा, और अगर 2 है तो 2 आएगा। अगर यहां 3 लिख दूं तो 3 आएगा, यहां 4 लिख दूं तो 4 आएगा, या 5 लिख दूं तो 5 आएगा। बस यही चीज तो समझनी है आपने, यही चीज तो समझनी है, यही चीज तो समझनी है आपने। हाँ, सिग्नम फंक्शन तभी बनेगा जब रेंज में 1, -1 और 0 ये 3 एलिमेंट आए। अगर 3 में से एक एलिमेंट में डिलीट कर दूं तो सिग्नम नहीं है। अगर 0 की जगह कोई और नंबर लिख दूं तो सिग्नम नहीं है। 1, -1, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं आता, और ये 3 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, छोड़ भी नहीं सकते, और कोई दूसरा एक्स्ट्रा ऐड भी नहीं कर सकते। हाँ जी, समझ रहे हो? रोहित कुमार जी बोल रहे हैं कि सर मई और जून में कौन सा चैप्टर करवा दोगे? अभी कोई आइडिया नहीं है मेरे दोस्त। आगे का पहले प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, आगे का पहले प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए बेटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त। नजर हटी दुर्घटना घटी। सर 2 कैसे आएगा? अरे भाई चिंकी जी, गिवन है क्वेश्चन में, पहले से क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन है पूरा, पहले से क्वेश्चन में गिवन है, मैंने ऐड नहीं किया, उसने दिया, उसने ऐड दिया है, मैंने नहीं ऐड किया है ना, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, मैं बता रहा हूं आपको, पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 पे 4 है, तो अब आप ये पूछोगे सर 1 पे 4 कैसे है? वो सामने वाला कह रहा है कि 1 पे वैल्यू 4 है, तो मुझे क्या पता कैसे है ना? तो आप यही मान के चलोगे ना कि उसने बोला कि 1 पे वैल्यू 4 है, मतलब 1 पे वैल्यू 4 है, सामने पे गिवन है हमें, ये चीज है ना, क्वेश्चन में गिवन है वो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना, ठीक है, सारी 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। fx इज इक्वल टू में क्लोज ब्रैकेट x, ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है मेरे दोस्त? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। कॉपी पेन साइड में रख देना, क्योंकि क्लास में ध्यान होगा तो समझ में आएगा, है ना। fx इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट x, ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज की बात कर लेते हैं। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 पे निकालते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालेंगे तो 1 ही आएगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे तो 2 आएगी। अगर 3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे 3 आएगी। -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -2 आती है। -3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -3 आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर्स पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है बच्चे? सेम रहती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीजर्स पे जो वैल्यू रहती है वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। मतलब अगर 3 रखोगे तो रिजल्ट 3 मिलेगा, -1 पे रिजल्ट -1 मिलेगा, -2 पे रिजल्ट -2 मिलेगा, -3 पे रिजल्ट -3 पे मिलेगा। इंटीजर्स पे सेम आंसर आएगा, है ना, इंटीजर पे सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं नॉन इंटीजर की बात करूं तो मैं पहले पॉजिटिव पुट कर रहा हूं 1.4। अगर 1.4 की बात करें तो 1.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होती है। अगर 2.3 की बात करें तो 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 0.7, अगर 0.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें तो 0 होती है। अच्छा 4.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कितनी होती है? 4 होती है। 5.3, अगर 5.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें तो कितनी वैल्यू आएगी? 5 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 5 आएगी। ठीक है जी, ये पता चल गया जी, है ना, ये पता चल गया। अच्छा अब मैंने ये पॉजिटिव नॉन इंटीजर पुट किए, अब मैं नेगेटिव नॉन इंटीजर पुट करता हूं। चलो नेगेटिव पुट करते हैं। अगर मैं -0.4 पे वैल्यू निकालूंगा तो -0.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी? -1। अगर मैं -3.4 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो -3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4। अगर मैं -2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो -2.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3। अगर -4.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -5। अगर मैं -7.8 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूंगा तो ये आ गया जी कितना? -8। नेगेटिव केस में वो इस तरीके से काम करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सर इसकी वैल्यू किस हिसाब से आती है। सर फिर उसे मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। किसे मॉडुलस फंक्शन कहेंगे? शिवानी जी कैसी बात कर रहे हो आप? कैसा मॉडुलस फंक्शन? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्लोज ब्रैकेट। मॉडुलस फंक्शन कहां से आ गया? ठीक है जी, क्लियर है। अब 0.7 पे इसकी वैल्यू 0 आई, 4.9 पे इसकी वैल्यू 4 आई, 5.3 पे इसकी वैल्यू 5 आई, 1.4 पे इसकी वैल्यू 1 आई, 2.3 पे इसकी वैल्यू 2 आई। अब मैं आपको बताता हूं वैल्यू कैसे आती है। देखो हमारे पास नंबर लाइन कहां से कहां होती है? -∞ से +∞, यही होती है ना नंबर लाइन हमारे पास।
है ना, यही नंबर लाइन होती है। देखो इंटीजर के केस में तो कोई झंझट नहीं है, क्यों? क्योंकि सर इंटीजर पे वैल्यू जो है वो सेम ही देगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, इंटीजर पे वैल्यू तो सेम ही देगा। अच्छा नॉन इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव नॉन इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोई भी पॉजिटिव नॉन इंटीजर हो, चाहे वो नेगेटिव नॉन इंटीजर हो, है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी पॉइंट उठा लो इनमें से, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए बता दे रहा हूं। जैसे 5.3 ले लेता हूं, तो मैंने पॉइंट लिखा 5.3। अच्छा 5.3 जो है कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा? 5.3 जो है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में 5.3 आएगा। तो ये हमेशा लेफ्ट वाले पे शिफ्ट होता है। 5.3 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 5, इसलिए 5.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 हो गई। क्या हो गई? 5 हो गई, है ना, 5 हो गई। सेम चीज आप चाहे नेगेटिव के लिए चेक कर लो, नेगेटिव के लिए चेक करो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी नंबर, जैसे मैं ले लेता हूं माइनस का 3.4, माइनस का 3.4, इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या आएगा? -4, इसके राइट में इंटीजर क्या आएगा? -3। ये इन दो इंटीजर के बीच में आता है और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई? -4। हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव करता है, हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होता है, हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होता है, छोटे इंटीजर पे शिफ्ट होगा। हाँ ठीक है, समझ में आई बात? हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू किसी भी फंक्शन की ये चीज होती है। आई बात समझ में, है ना? अब एक चीज देखो, अब इसको मैं याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। जैसे अगर पॉजिटिव नॉन इंटीजर है, क्या है मेरे दोस्त? पॉजिटिव नॉन इंटीजर है। देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं और नॉन इंटीजर है। पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा गया, जैसे 1.4 है, तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा गया वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा गया वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। अगर आपका नॉन इंटीजर नंबर है और वो भी पॉजिटिव, तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर दिख रहा है वही उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। और अगर नेगेटिव है तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा गया है उसमें से एक कम करके लिखना है। 0 में से एक कम करोगे कितना? -1, माइनस के 3 में से एक कम करोगे कितना? -4, -2 में से एक कम करोगे कितना? -3, -4 में से एक कम करोगे कितना? -5, -7 में से एक कम करोगे कितना? -8। नेगेटिव के केस में एक कम करके लिखा जाता है। सर आइडेंटिटी फंक्शन की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या डिफरेंस है? बेटे कैसी बात कर रहे हो? आइडेंटिटी फंक्शन तो जैसी इनपुट वैसी आउटपुट देगा ना। आइडेंटिटी फंक्शन तो 1.4 पे आंसर 1.4 ही देगा, 1 नहीं देगा, है ना, ये चीज है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आंसर इंटीजर ही देता है। अगर आप 2 पे वैल्यू निकालोगे 2, 3 पे निकालोगे 3, 4 पे 4, -7 पे -7, -8 पे -8, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अच्छा इसकी जो डोमेन है मेरे दोस्त, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका सारे के सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका सारे के सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें तो अब आप ये देखो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 0, 4, 5, -1, -4, -3, -5, -8, मतलब आंसर हमेशा ही एक इंटीजर आता है। मतलब इसकी रेंज में इंटीजर आएंगे, इसकी रेंज में इंटीजर आएंगे हमेशा। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आंसर देता है वो इंटीजर आंसर देता है, कभी भी इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आता। आपको आंसर हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या लॉजिक है? आयुष बेटे इस बात का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ये तो बात बोल कर रहे हो ना कि साइन को साइन ही क्यों बोलते हैं, हैं? एकदम क्लियर। इससे आसान या इससे ज्यादा डिटेल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान समझने में है तो मेरे को नहीं लगता आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी। अगर आपका ध्यान समझने में नहीं है तो फिर आप कुछ भी कमेंट करते रहो मेरे दोस्त। क्योंकि अभी जैसे पूछ रहा है एक बच्चा कि सर इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरे दोस्त, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब जैसे एक हिमांशु कुमार से नाम से बच्चा है, अभी ये स्पैम करी जा रहा है पिछले जब से क्लास स्टार्ट हुई है, मतलब 4 बजे से लेकर 38 मिनट हो गए हैं जी, 30 मिनट मान लो, तब से लेके अब तक जो है वो एक ही कमेंट हिमांशु कर रहा है जी, एनडीए 1 में मेरे 300 आ रहे हैं, एनडीए 2 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे दोस्त ऐसी चीज़ें पेड कोर्स में नहीं लेनी, कमेंट करनी होती प्लीज़, ठीक है। इसको समझना है आपने। ये लिख लिया बेटे आपने। डोमेन क्या हो गई आपकी? ऑल रियल नंबर। रेंज हमेशा क्या आएगी आपकी? इंटीजर नंबर, ठीक है। रेंज हमेशा क्या आएगी? इंटीजर नंबर। धन्यवाद। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछूं तो आंसर क्या आएगा? कमेंट करें शाबाश। अगर 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछें तो आंसर कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछे तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा बच्चे? 3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हो गई सर।
3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 हो गई सर, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 3.4 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल समझ लो, उसके बाद के एग्जांपल का आंसर दे देना, है ना। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? 3.4 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछी है ना। तो पहले एक काम करो, आप जब भी ऐसा कुछ नंबर हो, एक काम करना ना, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाओ, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाओ। अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो ये बनेगा 34 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, 34 का होल स्क्वायर। मुझे बताओ 34 का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। 34 का होल स्क्वायर जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उस बात का जवाब दें। अभी देखना क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में। हाँ जी, क्या चीज? 1156, बहुत बढ़िया। 34 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1156 होता है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट। स्क्वायर करने पर आपको पता है, स्क्वायर करने पर कितने पॉइंट के बाद चला जाएगा? वो 2 के बाद चला जाएगा। 2 के बाद चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, स्क्वायर कर रहे हो, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा? 2 के बाद ना, तो 2 डिजिट के बाद, मतलब 3.4 का होल स्क्वायर हो गया 11.56, मतलब आप लिखोगे इसको 11.56। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। ऐसे निकालना है, ऐसे सोल्व करना है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे 22.1 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछूं, 2.1 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछूं, तो आपने क्या करना है? पहले तो 21 लिख लो, उसका स्क्वायर निकालो, कितना आएगा जी? 441 आएगा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 के बाद, तो स्क्वायर करने पर 2 के बाद लगा दो, लगा दिया। अब आपके पास ये क्या बनेगा? 4.41। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 हो गई जी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 हो गई। सेट है मामला, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे इसका आंसर देंगे आप कमेंट करके। 2.7 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 2.7 के स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। सबसे पहले आप इसको 27 लिख लो, उसका स्क्वायर निकालो। 27 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 729 हो गया, 729 हो गया। सर एक डिजिट के बाद पॉइंट था, स्क्वायर करने पर वो 2 डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया सर 7.29 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 हो गई, 7 हो गई। डन है मामला? सर डन है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है। पॉजिटिव के केस में पॉइंट से पहले जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अच्छा, अब मुझे एक बात का और जवाब देना आप, है ना। एक बात बताओ, एक मैं लिख रहा हूं -x का स्क्वायर और एक मैं लिख रहा हूं माइनस का x स्क्वायर, क्या दोनों चीज सेम है? क्या दोनों चीज सेम है? क्या दोनों चीज सेम है मेरे दोस्त, बताइए, क्या दोनों चीज सेम है? एक है -x का होल स्क्वायर और एक है माइनस में x स्क्वायर, दोनों चीज सेम है क्या? नहीं सर, दोनों चीज सेम नहीं है। यहां पे माइनस का स्क्वायर हो रहा है और यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों चीज सेम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसका यूज बताता हूं आपको कैसे। अगर आ गया क्वेश्चन 3.5 का स्क्वायर, अब इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, याद रखना माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, माइनस है बाहर है, मतलब माइनस है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो आप सीधा 3.5 है, पॉइंट को भूल जाओ, 35 लिखो, उसका स्क्वायर निकाला, कितना आया जी? 1225 आया सर, 1225 आया, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो स्क्वायर करने पर वो 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही है सर, बिल्कुल सही है सर। आगे इसने माइनस से मल्टीप्लाई की, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, सही है सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको लिखोगे क्या? माइनस का 12.25। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -13, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -13, बहुत बढ़िया, माइनस का 13। अगर नेगेटिव हो तो यहां जो नंबर है उससे एक कम करके लिखना है, यहां जो नंबर है उससे एक कम करके लिखना है, यही तो बात है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? अब देखो इसके पीछे क्या है, ये ई एक्सपोनेंशियल है। मुझे एक बात बताओ, ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू क्या होती है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त? क्या होती है? शाबाश बताइए। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है सर 2.718। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हो गई 2.718। याद रखना, याद रखना कि अगर पॉइंट के बाद एक से ज्यादा नंबर हो तो आपको सिर्फ एक डिजिट तक ही लेना है, इससे ज्यादा नंबर नहीं लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 2.718 अप टू 100, आगे भी नंबर होता है, बट
हम क्या लेके चलते हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां ई का क्या हुआ, स्क्वायर, तो ई का हो गया स्क्वायर, मतलब 2.7 का हो गया स्क्वायर, तो आया जी 729। एक के बाद पॉइंट था, स्क्वायर करने पर 2 के बाद पॉइंट आ गया। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां देखो ई स्क्वायर से माइनस से मल्टीप्लाई की तो माइनस का ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस में 7.29 के बराबर हो जाएगा। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कौन सी वैल्यू निकाली, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 हो जाएगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 हो गई, और माइनस ई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस का 8 हो गई, क्योंकि नेगेटिव है तो एक कम करके लिखना है। डायरेक्ट 3.4 का स्क्वायर नहीं कर सकते क्या, मैंने डायरेक्ट ही तो किया है 3.4 का स्क्वायर, और कोई तरीके से थोड़ी किया है भाई, डायरेक्ट ही तो किया है। अब देखो आपने ई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 7 होती है, और माइनस में ई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस का 8। जब ऐसा करेंगे तो ये अब फंक्शन क्या बन गया मेरे दोस्त, ये बन गया टेंजेंट, इसकी जगह लिखोगे 7x, माइनस में ये बन गया टेंजेंट, इसकी जगह लिखोगे माइनस का 8, और ये रहा x। अब ये मेरा बन गया टेंजेंट 7x, आपको पता है टेंजेंट में माइनस बाहर आ जाता है, तो प्लस में कितना, टेंजेंट 8x। अब देखो आगे इसका कुछ भी रिजल्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, हो सकता है आगे आपसे इसका डेरिवेटिव पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में आगे आपसे इसकी वैल्यू जैसे पाई पे पूछ ले, हो सकता है पाई बाय 4 पे पूछ ले, हो सकता है इसका इंटीग्रेशन पूछ ले, हो सकता है इसका डेरिवेटिव पूछ ले, है ना, ये चीज। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, ये बना कोस, ये बना 7x, माइनस में ये बना कोस, ये बना माइनस का 8x, ये बना कोस 7x, माइनस में ये बना हमारे पास कोस, आपको पता है ना कोस तो नेगेटिव खा ही जाता है, तो 8x, है ना 8x। अच्छा अब मुझे आप जो है वो पाई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के बताओ, अब जो है वो पाई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल के बताओ। शाबाश, डायरेक्ट स्क्वायर ही तो किया, 2.7 का होल स्क्वायर 7.29 ही तो होता है प्रभु। शाबाश, पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, लगाओ दिमाग, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, 3.14। मैंने बोला पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लो, तो 3.1 ले लो, फिर उसका करो स्क्वायर, है ना, फिर उसके एक बार माइनस से मल्टीप्लाई, ये सब चीजें। पाई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 9 बनेगा, और माइनस पाई स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस का 9 पॉइंट समथिंग, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -10। पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है। मैं आगे सिर्फ 2 ही डिजिट लेके चल रहा हूं, थोड़ा स्क्वायर करना आसान हो जाएगा, तो ये आएगा 3.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9.61 हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का पाई स्क्वायर मतलब माइनस का 9.61 हो जाएगा। सही है, अब ये आ जाएगा fx, ये आएगा साइन, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पाई स्क्वायर ये रहा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 9 हो गई जी, फिर माइनस में कोस, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -10 हो गई जी, ये आ गया साइन 9x कोस 10x, क्योंकि कोस तो नेगेटिव खा जाता है, बाहर नेगेटिव एज इट इज आएगा। या आगे आपसे हो सकता है किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ ले, हो सकता है आपसे डेरिवेटिव पूछ ले, पाई बाय 2 पे वैल्यू पूछ ले, पाई बाय 4 पे वैल्यू पूछ ले, आगे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, सेकंड वाले में प्लस नहीं आएगा मेरे दोस्त, कोस नेगेटिव खा जाता है, ये एज इट इज नेगेटिव आएगा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, इतना तो बेसिक पता ही होगा आपको। ठीक है, बहुत, ये आपको सारे रिजल्ट यहां काम आएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखो आप, मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस में 5.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.9 इज इक्वल टू 0। जैसे ये लिख दिया मैंने, और इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप इसको ऐसे नहीं ले, पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 5, तो इसको आप 5 लिख सकते हो, तो ये 5x बन गया, और प्लस में 6.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 6, इक्वल में 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब आप रूट निकाल सकते हैं, फैक्टर बन गए x - 2 और x - 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3, ये रूट्स आ गए। इस तरीके से करना है। सर अर्पित सर और जतिन सर के सेकंड डे की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा, ध्यान से समझना। ठीक है सर, कोस क्यों खा जाता है बेटे, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डन है। अच्छा एक बात बताना मुझे, आज मैंने वो प्राइवेट चैट का ऑप्शन ऑन किया था, क्या आपको किसी दूसरे स्टूडेंट के ऐसे चैट दिखाई दे रही है? अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ध्यान से समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आप खास ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है, ध्यान से समझना बेटे। नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात है जी। पहला पॉइंट,
कि अगर आप 2 बार क्लोज ब्रैकेट लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार के ही बराबर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की दोबारा से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालो या सीधा इसको क्लोज ब्रैकेट x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कितनी मर्जी बार ब्रैकेट लगाई जाए, एक बार ब्रैकेट के बराबर ही होता है। 2 बार ब्रैकेट लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक ही बार के बराबर आएगा जी, है ना। सर 5.3 के आगे माइनस, बेटा 5.3 के आगे यहां बाहर माइनस है यार, क्लोज ब्रैकेट इसके आगे, इसके अंदर थोड़ी है माइनस यार। डन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे, प्रूफ के साथ पॉइंट पुट कर करके चेक कर लेंगे हम। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x है तो आप इस माइनस को बाहर लिख सकते हो, लेकिन यह तभी होगा जब x आपका इंटीजर होगा, जब x आपका इंटीजर होगा। नॉन इंटीजर में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूं तो -2 ही तो आएगी, है ना। और अगर मैं -2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में पहले माइनस बाहर लिख दूं, फिर बाहर अंदर कौन बचेगा, 2 बचेगा, और यह है माइनस तो बाहर ही है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2। मतलब इंटीजर के केस में अगर आप बाहर माइनस पहले निकाल लेते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता इंटीजर के केस में। नॉन इंटीजर में ऐसा नहीं होगा। देखो आप, अगर मैं -3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखूं, अगर मैं -3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखूं तो -3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4 होती है, हाँ या ना, है ना, -4 होती है। लेकिन अगर मैं पहले माइनस निकाल लूं बाहर, कि अगर मैं -3.5 से माइनस बाहर निकाल लूं तो पीछे बचा 3.5, और आपको पता है ये माइनस तो एज इट इज है, इतने की बात करें तो 3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होती है, तो आंसर तो -3 मिला। फिर गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? सीधा 3.5 -3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -4, और माइनस बाहर अगर मैंने निकाल लिया फिर आंसर आएगा -3। मतलब नॉन इंटीजर के केस में ऐसा नहीं कर सकते आप, नॉन इंटीजर के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, याद रखना। अगर इंटीजर है तो आपको पता है आंसर सेम ही आएगा, इंटीजर पे आंसर इंटीजर सेम ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना, है ना। क्लियर है ना बात? सर अगर पॉजिटिव हो तो हे प्रभु यहां आगे माइनस लगाया है, ले थोड़ा यार दिमाग से काम लो। अब इसमें से माइनस कॉमन ले बाहर, कहां है माइनस? नहीं कॉमन ले ले, कहां है माइनस? यहां मैंने क्या लिखा है कि अगर यहां माइनस है तो माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां जो x लिखा हुआ है वो अगर इंटीजर है तो तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, ध्यान से समझेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में n, आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में n लिख सकते हैं। n यहां पे इंटीजर होगा, n यहां पे क्या होगा, इंटीजर होगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर x के प्लस में, मतलब यहां से n पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर को ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, तो मैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 3 लिख सकता हूं। दोनों का आंसर सेम आएगा, किसी भी पॉइंट पे निकाल के देख लो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चाहे कुछ भी नंबर पुट करके देख लो आप। अगर मैं यहां पे लिखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 1/2, तो अब आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि प्लस में अब 1/2 आ गया और 1/2 इंटीजर नहीं होता। अगर कोई इंटीजर है तो आप बाहर लिख सकते हो। सही है जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बफर कर रहा है, मुझे बताओ कमेंट करके क्या बफर कर रहा है। शाबाश। कोई बफर नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अगर होता ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4, मैंने अभी बताया ना, अगर कोई भी इंटीजर, जैसे यहां इंटीजर कितना है -4, तो यह आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये 4 बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस का 4 बाहर आ जाएगा। अगर कोई इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको बाहर लिख सकते हो आप, ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन नॉन इंटीजर में ऐसा नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अच्छा सर ये काम कहां आएगा, ये पॉइंट नंबर 3 जो है वो कहां काम आएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपको लिमिट कंटिन्यूटी में वहां पे भी काम आएगा। पॉइंट नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो अगर मैंने लिख दिया fx इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 और प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 और प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखो, शाबाश, रफ नोटबुक पे, अपनी अपनी नोटबुक पे लिखिए, शाबाश। मैंने अभी बताया अगर x के प्लस में कोई इंटीजर है तो आप उसको बाहर लिख लो, 4 बाहर आ गया जी। अगर x के प्लस में या माइनस में इंटीजर है बाहर, -3 आ गया जी। अगर x के प्लस में माइनस में कोई इंटीजर है बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया जी।
ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना 3 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 4 प्लस में 5 कितना 9, माइनस में 3 कितना 6, तो अब आपका फंक्शन ऐसा बन गया जी। सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है जी, धन्यवाद। कोई डाउट? एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया, शाबाश। अच्छा एक एग्जांपल और देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4 और 4 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में 2। अच्छा 3 तो मल्टीप्लाई में है इसलिए एज इट इज इसको क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका 4 बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये आएगा 4 तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, इसको क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 ऐसे लिखोगे ब्रैकेट, सही है, लिख दिया जी। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस में कितना 12, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 8, तो ये हमारे पास आ गया 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 4। ये हमारा सोल्व हो गया जी, ये हमारा सोल्व हो गया। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो तो अरे यार मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, हर समय भाई वो बहुत आगे की चीज है, वो कंपोजिट फंक्शन के बारे में आप बोल रहे हो कि सर अगर यहाँ x की जगह sin x आ गया तो बेटे वो कंपोजिट फंक्शन बन जाते हैं, उन पे हम आगे आएंगे, बहुत आगे की चीज है। पहले 2 दूनी 4 होता है, ये सीखो, समझ रहे हो? हाँ, पहले आप ये सीखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यूज कैसे निकलती हैं, वो सारी चीजें बाद की बात है। आगे का बड़ा सोचते हो यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बीच में से छोड़ के सीधा आगे शिफ्ट हो जाऊंगा? अच्छा इसको सोल्व करो आप, a इंटू में x प्लस 1 और b इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। पहले प्रॉपर्टीज पे काम करना तो सीखो आप। x का फंक्शन है बच्चे यार, x कोई भी नंबर हो सकता है, यहां प्लस में n लिखा है मैंने, x तो कोई भी नंबर हो सकता है, मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी तो समझो कि अगर n यहां कोई इंटीजर है उसको ब्रैकेट, x तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, x का तो वो फंक्शन है, पहले समझो इसको आप। सर ये कैसे समझेगा कि GIF है या ब्रैकेट? बेटे क्वेश्चन में लिखा होता है तिलक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमेशा क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लिखा होगा मेरे दोस्त, लिखा होगा, लिखो शाबाश। महक त्यागी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर दिया आपने। अनुराग बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। आयुष बहुत बढ़िया बच्चे, कार्तिक बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश शाबाश। अच्छा ए तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, इसको क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बी तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ए के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में a हो जाएगा, b ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में b हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन लेके भी लिख सकते हो ना, तो ये आएगा a प्लस b और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमन आ गया और ये आया a माइनस b। पहला काम है जो प्रॉपर्टी है इसका यूज कैसे करना है, ये आपको इस टाइप के फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा, है ना, इस टाइप के फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन में आपको ये काम आएगा। धन्यवाद चित, है ना। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। याद रखने वाली चीज है, याद रखने वाली चीज है, याद रखना, प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी है, याद रखनी पड़ेगी, समझ लेना, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, इसका आंसर 0 आएगा अगर x आपका क्या हो, इंटीजर, और इसकी जो वैल्यू है वो -1 आएगी अगर x आपका क्या हो, नॉन इंटीजर, अगर x आपका क्या हो, नॉन इंटीजर। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x में आप ऐड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -x, तो आपको आंसर 0 मिलेगा अगर आपका x इंटीजर है। आप देखो 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में आप ऐड करो, इसका नेगेटिव क्या होगा, -2, आंसर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ, आंसर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय सिंह शेखावत बहुत बढ़िया बच्चे, बस आपका नाम ले लिया मैंने। जब आप किसी भी इंटीजर में उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में ऐड करें उसकी नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, आंसर 0 मिलेगा। अब नॉन इंटीजर की बात कर लो चाहे आप, अगर 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में आप ऐड करोगे इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस का 2.3, देखो आंसर क्या आएगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो गई, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 हो गई, आंसर देखो -1 है, आंसर देखो -1 है, आंसर आपको क्या मिलेगा, -1। कोई भी नंबर, जैसे अगर मैं -3.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में ऐड करूंगा
इसकी नेगेटिव वैल्यू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना तो वो प्लस का 3.4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना, -4, इसका आंसर कितना 3, आंसर कितना आया -1, आंसर कितना आया -1। मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगर ऐड करें ग्रेटेस्ट इंटीजर -x तो आपको हमेशा आंसर या तो 0 मिलेगा या हमेशा आंसर -1 मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा इफ x इज नॉन इंटीजर, इफ x इज नॉन इंटीजर देन ऐसे पूछेगा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्लोज ब्रैकेट x प्लस में क्लोज ब्रैकेट -x। अगर x आपका नॉन इंटीजर है, अगर x आपका नॉन इंटीजर है तो क्लोज ब्रैकेट x प्लस में क्लोज ब्रैकेट -x की वैल्यू हमेशा ही क्या आती है, -1। तो आप कहेंगे जी आंसर जो है वो कितना आएगा, आंसर -1 आएगा जी। आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। 0.5 रखो सर जी, रख लो बेटे 0.5। यहां रखेगा 0.5 और यहां रखेगा तो क्या बनेगा, माइनस का 0.5। ये कितना आएगा 0 और ये कितना बनेगा -1। आंसर तो अभी भी -1 नहीं है, चेंज नहीं हो रहा बेटे, है ना, चेंज नहीं हो रहा। सर जी कमेंट भी पढ़ लो बेटे, अगर मैं कमेंट पढ़ने लगा तो फिर तो पूरी क्लास कमेंट में ही चली जाएगी, है ना बच्चे। ऐसे नहीं, देखो एक काम हो सकता है, या तो मैं आराम से कमेंट जवाब देते हुए मैं आपको जो है करवाऊं, या मैं समझाऊं। अगर जैसे मैं समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, है ना, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं कि कैसे रिजल्ट आया, वैल्यू पुट कर करके दिखा रहा हूं। यार बहुत सारे बच्चे ना ऐसे कमेंट ही करते रहते हैं, आधी अधूरी चीजें समझ में आती है। और जो शांति से बैठ के देख रहा है, आप एक चीज देखो, एक ही कंसेप्ट के मैंने एक एग्जांपल करवाया, मान लो पहला समझ नहीं आया, फिर मैंने जब दूसरा एग्जांपल करवाया उसको देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं, मान लो फिर तीसरा समझाया, देखो कैसे। आप अगर शांति से बैठ के क्लास करोगे ना, शांति से बैठ के समझ में आएगी चीजें। ये भी बता रहा हूं कि भाई क्वेश्चन कैसा आता है। अब एनडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आप, भले ही इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आया है, उसने कहा इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसका इंटीग्रेशन करो। और इसने लिखा कि वेयर x इज नॉन इंटीजर, x जो है वो आपका क्या है, नॉन इंटीजर है। तो अब मुझे बात बताओ, अगर x नॉन इंटीजर है तो फिर इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, -1। मतलब आप इंटीग्रेशन -1 का करने वाले हैं, आंसर आएगा माइनस का x प्लस c। अब अगर आपको ये ना पता हो कि जब x नॉन इंटीजर होता है तो ये वाला रिजल्ट किसके बराबर होता है, अगर ये नहीं पता आपको तो फिर ये तो क्वेश्चन आसान सा रह जाएगा ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटे एनडीए का, है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए का। पीडीएफ से बनाना बेटे नोट्स। एक बच्चा कह रहा है कि सर टेलीग्राम चैनल पे बैच का, मेरे बच्चे भटकना बंद कर दो, भटकना बंद कर दो, एक जगह फोकस रखो, इधर उधर की चीजों में ध्यान मत दो। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कहां पे क्या मिल रहा है, सारी चीजें बंद कर दो अगर रिटर्न क्लियर करना है तो। अगर 1/2 पुट किया तो 1/2 कितना होता है बेटे, 0.5 नहीं होता क्या, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 हो गया जी। पॉइंट नंबर 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। ठीक है, याद होना चाहिए बच्चे, मैं पहले बता रहा हूं इस चीज को कैसे लिखोगे, और ये आपको काम आएंगे रिजल्ट। कहां पे काम आएंगे ये रिजल्ट, जब आप लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट्स काम आएंगे, ये प्रॉपर्टीज काम आने वाली है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसको लिखा जाएगा 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x इज इंटीजर। याद रखना ये क्या होगा, x जब इंटीजर होगा। और ये बनेगा 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 जब x आपका नॉन इंटीजर होगा, जब x आपका नॉन इंटीजर होगा। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सर अगर x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो, मैंने आपको कल एक चीज बोली थी मेरे दोस्त, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि सर 1/2 पुट करें तो या नेगेटिव पुट करें तो, आप जो है ना पुट करके देख लिया करो, पुट करके देख लिया करो। आपके दिमाग में 1/2 आया, आप 1/2 रख के तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, क्लैरिटी तो होगी, क्लैरिटी तो होगी। खुद सेल्फ तो करके देखो आप थोड़ा। आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव नंबर पुट करें तो, कोई भी नेगेटिव नंबर सोचो आप और पुट तो करके देखो आंसर क्या मिल रहा है, पुट तो करके देखो आंसर क्या मिल रहा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। मैं पहले ही बता रहा हूं क्या करनी है, याद रखनी है। पॉइंट नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में y, आप उसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर y
x और y जो है आपके बिलोंग करने चाहिए किसको, इंटीजर्स को। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ये सारे रिजल्ट आपको आगे काम आएंगे, याद रखने हैं। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका n के बराबर है, यहां पे जो n है वो क्या होगा, वेयर n इज इंटीजर, आपका n इंटीजर है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के बराबर है तो याद रखना x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल n से n+1 को बिलोंग करेगा। अगर मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो है वो 2 है, तो आप मुझे बताओ 2 पे वैल्यू और 2 पे वैल्यू 2 आएगी। अगर 2.1 पे वैल्यू निकालोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी, 2.2 पे वैल्यू निकालोगे तो भी वैल्यू 2 आएगी। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 के बराबर है तो x अगर आप इस इंटरवल में से, जो मैं इंटरवल लिख रहा हूं, इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के यहां पुट करके देखो, क्या उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही मिलेगी? पुट तो करके देखो मेरे दोस्त। अगर इस इंटरवल में से कोई भी, जो भी वैल्यू आपके दिमाग में आ रही है वो वैल्यू यहां पुट करके देखो, क्या उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 मिलेगी? क्या आपको उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 मिलेगी? शाबाश बताओ। प्रॉपर्टी यही है कि अगर मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आपका 4 के बराबर है, तो मुझे बताओ x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा? तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 4 से 5 ओपन। यहां n लिखा हुआ है तो n और यहां n+1, n और n+1। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका -8 के बराबर है, तो x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल, ये रहा n कितना है -8 कोमा, इसमें एक ऐड करोगे कितना, -7। काम आएंगे ये पॉइंट, काम आएंगे ये पॉइंट। सर 5th पॉइंट गलत हो गया है। 5th पॉइंट गलत नहीं हुआ है, एकदम सही है। अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं। अगर x इंटीजर है, इस माइनस को बाहर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम आएगा। और नॉन इंटीजर के केस में वो 2 टाइम +1 आता है। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है ना, कोई भी नंबर पुट कर लो यहां पे, कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में नंबर आ रहा है वो यहां पुट करो इधर और फिर इधर, दोनों पे आंसर सेम मिलेगा, दोनों पे आंसर सेम मिलेगा। सर 3 पे 2 कैसे आया? 3 कहां कंसीडर कर रहे हैं बेटे? 3 पे तो ओपन लगा रहे हैं, 3 पे तो मैंने ओपन लगाया है, 3 कंसीडर किया ही नहीं। मैंने 2 कंसीडर किया है, 2.1 कंसीडर किया है, 3 पे ओपन लगाया तो मैंने 3 नहीं कंसीडर किया, 3 से छोटी वैल्यू कंसीडर की है। n+1 पे क्लोज नहीं ओपन आएगा, सही है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मुझे बताओ। सबसे पहले 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लो, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? जिसको पॉइंट नंबर 7 नहीं समझ में आया वो मेरी बात का जवाब दें आप। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? शाबाश बताइए, क्या आएगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? 2 आएगी, 2 आएगी। अगर मैं कहूं कि x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है, अब मुझे बताओ x क्या हो सकता है? मैंने कहा x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है, तो x क्या होगा? आप कहोगे सर 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। x जो है वो 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि सभी नंबर्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होती है। ये बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? कि सर अगर मैंने कहा कि x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है, तो आप फिर यही कहोगे ना कि सर x जो है ना वो 2 और 3 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि उन सभी की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होती है। सर x 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 2 हुई होती है, लेकिन x 3 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होती है। तो अगर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 है, तो जो x है वो आपका सर 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, और 2 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही तो लिखोगे इंटरवल में, यही तो है, यही तो है। सर डीपीपी के कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं? अब आई बात मुद्दे की। पहले 33 क्वेश्चन, पहले 33 क्वेश्चन आपको डीपीपी के सोल्व करने हैं बच्चे। हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे ना हो। हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूं, डीपीपी कंप्लीट लाइव सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, इसलिए ये मत सोचना कि सर कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। तो मैं आपको लाइव सोल्व करवाऊंगा। एक बार आपसे पहले 33 में से जितने क्वेश्चन सोल्व हो सारे करके आना जी, सारे करके आना, ठीक है ना? सारे करके आना जी। सर बफर बहुत ज्यादा हो रहा है बेटे, इस बफर हो रहा है तो फिर कमेंट कैसे कर पा रहा है ये बता, क्लास तो चली नहीं रही होगी। समझ नहीं आया, बफर का कमेंट कर, बाकियों का तो नहीं कर रहा, इतने सारे बच्चे क्लास में लाइव है, बाकियों का तो बफर नहीं कर रहा। 33 नंबर क्वेश्चन तक करने बेटे।
क्लियर है? डन है? फिफ्थ पॉइंट याद रखना है मेरे दोस्त, फिफ्थ पॉइंट याद रखना है, याद रखना है फिफ्थ पॉइंट कि अगर ऐसा लिखा हुआ है उसको ऐसा लिखोगे अगर x नॉन इंटीजर बोले तो, अगर ऐसा है अगर उसको ऐसे लिखोगे अगर x इंटीजर है तो। याद रखना है। वैल्यू 2 पुट करके देखो यार, 2.3 पुट करके देखो और इसका आंसर निकालो, और 2.3 पे इसका आंसर निकालो, सेम आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। चेक तो करके देखो, आप खुद तो करके देखो। कुछ 7 पॉइंट हो गए बच्चे। अब एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बोलूं वैसे वैसे सोल्व करना, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सोल्व करने को बोलूं आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है कि y जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 के बराबर है। दूसरा जो y है वो किसके बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। अभी अभी अपनी अपनी नोटबुक में सिंप्लीफाई करके लिखो, शाबाश। अपनी अपनी नोटबुक में इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, अपनी अपनी नोटबुक में इसको सिंप्लीफाई करके देखो। सर फिफ्थ में 0.5 पुट करके देखो, नहीं आ रहा। अगर आ गया तो, अगर आ गया तो यार अब मैं कर ही देता हूं सोल्व। यही लिखा ना मैंने, यही लिखा ना। चलो बताओ क्या पुट करें, 0.5, 0.5 इंटीजर या नॉन इंटीजर? नॉन इंटीजर, तो नॉन इंटीजर के केस में इसके साथ मैच करना चाहिए। अगर आ गया तो मैं यहीं से ढिंचक पूछा की कसम है तेरे को, ये रहा 0.5 रख रहा हूं। 0.5 माइनस में x की जगह 0.5 रखेंगे तो माइनस का 0.5, सही लिखा है मैंने। याद रखना x को क्या पुट किया मैंने, x को पुट किया है 0.5। अच्छा ये वैल्यू कितनी आएगी, 0, फिर माइनस में ये वैल्यू कितनी आएगी, -1। आंसर कितना आया, +1। 0.5 रखने पर ये वाली साइड जो है मुझे आंसर दे रही है +1, +1 आंसर दे रही है। लेकिन आप पुट कर रहे हो 0.5, तो नॉन इंटीजर पुट कर रहे हो, तो नॉन इंटीजर यहां पुट करना है। यहां पुट करके देख, यह आएगा 2 टाइम ऑफ 0.5 + 1, यह आएगा 2 टाइम ऑफ इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 + 1। आंसर अभी भी 1 नहीं आया, आंसर तो 1 नहीं आया। देख ले, 0.5 चाहे यहां पुट कर, 0.5 चाहे यहां पुट कर, दोनों केस में आंसर तो सेम ही आ रहा है। यहां नहीं पुट करना, ये इंटीजर के केस में है, ये चीज इंटीजर के केस में इसके बराबर और नॉन इंटीजर के केस में इसके बराबर। अब इस क्वेश्चन पे आओ, चलो जी। ये किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चे, y की वैल्यू दी हुई है। ये भी किसकी वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। इसको आप लिखोगे 3 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 प्लस में 5, ये बना 3 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 6 प्लस में 5, ये बना 3 टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। क्या यही बना, शाबाश मुझे बताओ, सिंप्लीफाई करने पर यही बना। अच्छा ये भी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ये भी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ये भी y, ये भी y, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो 2 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इज इक्वल में 3 टाइम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो आएगा 4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या यहां तक कोई डाउट, यही आया आंसर, क्या यही आंसर आया। ये भी बना, ये देखो ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू, दोनों को इक्वल रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को इक्वल रखा, ये आया। इस 1 को मैं इधर लेके आया, इसको मैं उधर लेके गया, तो ये चीज बनी कि नहीं बनी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है, 4, चाहे वो यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आएगा जी 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस में 3, तो y कितना आया बच्चे, 8 + 3 11 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की, तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y कितना है, y आपने निकाला 11। अब इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 11 लिख सकते हो, इसको बाहर लिख सकते हो, बिल्कुल। अच्छा अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आई, 4, 4 + 11, आंसर कितना आया, 15। आंसर कितना है, 15। बहुत बढ़िया राजश्री, गुरजोत सिंह, शाबाश। साहिल, बहुत बढ़िया। गोला के नाम से बच्चा है, गोला, शाबाश। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 से 5 ओपन, बिल्कुल सुमित बच्चे आप सही कमेंट कर रहे हैं, बट हमारा जो काम है वो इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, इसलिए मैंने x की वैल्यू नहीं, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x से काम चल रहा है। इसकी वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे तभी तो आंसर y का 11 आएगा, और वो यहां प्रॉपर्टी के हिसाब से 15 आ गया। डीपीपी का क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं, बिल्कुल बच्चे, नोटबुक बनाओगे तो और ज्यादा फायदा होगा आपको। एकदम डन है मामला, ओपी बातचीत हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आंसर 15 आया, शाबाश। तो अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में, और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, एकदम डिटेल से, बहुत सारे पॉइंट में ऐड करने वाला हूँ। अगर आप पिछली बार से पढ़ रहे हैं, ठीक है,